जिंदगी जीने के कई तरीके हैं और लोग अपने अंदाज से जीने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ भी लेते हैं। लेकिन मेरी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सेहत के बगैर जीने का हर अंदाज अधूरा है। हमारा ये कार्यक्रम ये भी है जिंदगी, ऐसे लोगों का, ऐसे तरीकों का आईना है जो जीने का वो ढंग दर्शाता है जिसमें खुशी है, जिसमें सेहत है, जिसमें आनंद है। लेकिन सबसे पहले आइए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान से, जो एक ऐसी शख्सियत है जिससे नौजवान रश्क करते हैं। तकरीबन 5 साल पहले डॉक्टर का आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, कुछ लगता है पेट बढ़ने की टेंडेंसी है। मैंने कहा क्या करूं? बोले आपकी एज है 75, आगे होने वाले हैं 80। आप सिर्फ एक काम कीजिए, ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, तेज चलिए। वजह आम हालात में आदमी जितना ऑक्सीजन अंदर लेता है, सांस लेता है, सिर्फ 20% ऑक्सीजन जाती है। आप तेज चलेंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, ब्लड प्योरीफाई होगा, एनरिच होगा। अगर ये होगा तो आपके अंदर कभी कोई डिजीज़ नहीं आ सकती। पावर टू रेजिस्ट डिजीज़ विल इंक्रीज एंड वेट, ऑफ कोर्स यू विल लूज वेट, यू विल बी बर्निंग एक्स्ट्रा कैलोरीज। उनके बारे में ये सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि आप इतने कम क्यों नज़र आते हैं जबकि आप 80 के हैं। अब मेरे पास एक जवाब तो ये है, और जो सही है, कि मुझे काठी ऐसी मिली। मेरे माता पिता ने मुझे ऐसी काठी दी कि मैं अब तक ऐसा नज़र आता हूँ जैसा आपके सामने हूँ। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो बीमार नहीं होता, जिसे बीमारियाँ नहीं होती, लेकिन बीमारियों का इलाज होता है। और उसके लिए ज़रूरी होता है कि आदमी इतना चौकन्ना हो कि अगर बीमारी शुरू हो तो उसका इंसदाद उसी वक्त कर लिया जाए। मैंने ज़िंदगी में हमेशा अपने सामने ये रखा कि मैं इस कदर तंदुरुस्त रहूं कि ज़िंदगी में कभी मुझे किसी का सहारा ना लेना पड़े। जब बीमार हुआ मैंने फ़ौरन इलाज किया। बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन कायदे से किया। इस चीज़ ने मेरी बहुत मदद की है। उम्र में कौन सी चीज़ आदमी का साथ देती है? सेहत उनमें सबसे पहली चीज़ है। अब ऐसे लोग भी हैं जो सेहत का ख्याल रखते हैं और सेहत अच्छी नहीं रहती या साथ नहीं देती, मगर मैं समझता हूँ आदमी को अपने काम के साथ इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अपनी सेहत पर इतना दबाव न डाले कि सेहत जवाब दे जाए। मैंने हमेशा ये सोचा है कि अगर आप वक्त से इलाज कराते हैं, आप कुछ थोड़ी बहुत वर्जिश करते हैं, तो वो बहुत सी चीज़ें जो आपको लग सकती थी नहीं लगती। अगर आप ये अवॉइड कर दें तो शायद मेरी तरह आपको ज़िंदगी के इस हद पर आकर ये प्रॉब्लम ना हो कि काश मैंने ऐसे ना किया होता। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, क्योंकि मैं दफ्तर में काम करता था लेकिन लिखता था सुबह, तो जाहिर है इसके लिए मैं रात को जल्द सो जाता था। मैंने कभी लेट नाइट्स नहीं गुजारी। मुझे नींद चाहिए, नींद आती थी और भरपूर आई। मैं नाश्ते में सिर्फ दलिया, दूध और 2 केले लेता हूँ। मुझे पराठों का बहुत शौक़ है, लेकिन बहुत पहले मैंने ये शौक़ छोड़ दिया। जैसे जैसे मैं बढ़ने लगा और दिल्ली आया तो मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पेट की शिकायतें बहुत होती हैं, शायद पानी के ख़राब की वजह से। इसलिए उसका तोड़ मेरे पास ये था कि मैं ऐसा खाना ना खाऊं जो भारी हो। जाहिर है घर पे अच्छा खाना खाता था, लेकिन अच्छे का मतलब ये है कि एहतियात से खाता था। मैंने कभी 3 से ज़्यादा पराठे नहीं खाए। आज इस उम्र में मैं 2.5 से कभी ज़्यादा नहीं खाता। सुबह दलिया, दोपहर को खाना, दरमियान में कुछ नहीं, फिर रात का खाना, दरमियान में कुछ नहीं। हाँ, रात को मैं दूध लेता हूँ, लेकिन इन दिनों मैंने छोड़ दिया, क्योंकि डॉक्टर कभी कभी कहते हैं साहब रात को न लीजिए, तो कभी कभी उनकी भी सुन लेनी चाहिए। पता नहीं वो सही हैं या मैं ही गलत था। उम्र के बड़े हिस्से में मैंने कोई वर्जिश नहीं की। आज भी मैं ये दावा नहीं करता कि मैं वर्जिश करता हूँ, लेकिन पिछले दिनों मुझे जब ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई और देखा कि कोलेस्ट्रॉल कुछ बढ़ गया, तब उसके बाद मैंने ये तहिया किया कि मैं सुबह उठूँगा, सैर के लिए जाऊँगा। सैर का कंसेप्ट मेरा बदल गया जब डॉक्टर ने बताया कि जनाब तेज़ चलिए, ये जो टहल टहल के आप चलते हैं, इससे आपकी कैलोरीज यानी जो खाना खाते हैं वो बर्न नहीं होती, और जमा होती है तो आपके दिल की नसों में खून की रफ्तार और खून का चलन कम होता है।
तब मैंने ये सिलसिला शुरू किया और आज भी मेरा सिलसिला ये है कि मैं कम से कम 40 मिनट जाता हूँ, काफ़ी तेज़, कहीं खड़े होकर थोड़ी सी वर्जिश करता हूँ। मैंने जहाँ तक अदब का ताल्लुक़ है, लिखने का ताल्लुक़ है, जैसा लिखा उससे मुझे शोहरत मिली जो मुझे मिलनी चाहिए थी। मुझे बहुत इत्मीनान है। लेकिन एक बात पता नहीं क्यों और कब मेरे जहन में आ गई थी, दुनिया की सारी खुशियाँ मेरे हिस्से में नहीं हैं। कभी कभी लगता है कि जो लोगों को मैसर नहीं होता वो मुझे मैसर हो चुका। इसलिए मैंने अपने जहन में एक बात बिठा ली, बहुत ख्वाहिश मत करो, चीज़ों के पीछे मत दौड़, जितनी मिल गई हैं काफ़ी हैं। इसलिए आज मुझे कभी बेइत्मीनानी नहीं सताती। मौके आते हैं जब वो चीज़ें नहीं मिलती जो मैं चाहता था, तब मैं कहता हूँ सारी खुशियाँ तेरे हिस्से में नहीं आएंगी, फिर क्यों। ये रवैया आदमी को बहुत मदद देता है और ज़िंदगी में पसमुर्दगी से, मुरझाने से और अपने अंदर एसिडिटी पैदा करने से रोक लेता है। एक मशवरा जो मैंने खुद ज़िंदगी से लिया वो ये था, और ये मुझे अखबार से मिला। उसमें लिखा था, थिंक हाउ मच मोर यू सफ़र फ्रॉम थिंकिंग अबाउट थिंग्स देन थिंग्स देमसेल्व्स। यानी चीज़ों के न होने से जो तकलीफ़ होती है, उससे ज़्यादा तकलीफ़ वो होती है जब हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। मुझे ये नहीं मिला, मैं बीमार हो गया, मेरी बीवी गुजर गई, ये मेरे साथ क्या हो गया। जो हो गया वो हो गया, जो तकलीफ़ आपके हिस्से में आई है आपको मिल गई। लेकिन अगर आप उसके बारे में सोचते चले जाएंगे, तब इसके माने हैं कि आप वो तकलीफ़ सहेंगे जो तकलीफ़ आपको नहीं सहनी थी। इसलिए मैं हमेशा याद कर लेता हूँ कि यहाँ तक मेरे हिस्से में आया था, इसके बाद नहीं आया, भूलो, अगली सुबह का इंतज़ार करो। उम्र तो अपनी रफ्तार से बढ़ती जाती है और जिस्म भी बूढ़ा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी एक्टिविटीज ही बंद कर दें, एक्सरसाइज ही ना करें। सब कुछ करें जरूर, लेकिन थोड़ी समझदारी से। ध्यान रखें कि सामर्थ्य अनुसार
सारा श्वास बाहर, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, मूल बंद। फिर पहले जालंधर खोलेंगे, फिर उड्डयन, फिर मूल बंद। वक्त बदलता है, उम्र बढ़ती है, तो भाई खाने की आदतों में भी चेंज आना चाहिए। लेकिन बूढ़े होने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप अच्छा खाना ना खाएं। खाएं, जरूर खाएं, लेकिन इशी खोसला की सलाह को ध्यान में रखकर। ओल्ड एज एक्चुअली एक नोशनल कॉन्सेप्ट है। यू आर एज ओल्ड एज यू फील, एंड इसमें अगर आपकी हेल्थ अच्छी है सो इट शुड नॉट बी अ डिटरेंट जस्ट बिकॉज यू आर ओल्ड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स। इट शुड नॉट बी अ डिटरेंट फॉर यू टू एंजॉय लाइफ, पर्टिकुलरली जब आपकी काफ़ी हद तक जिम्मेवारियाँ पूरी हो जाती हैं। बट सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और फिट होना इन एवरी वे, मेंटली एंड फिजिकली, बोथ आर इम्पोर्टेंट। अब इसमें हम ये देखते हैं कि ओल्ड पीपल डू सफ़र, इनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज काफ़ी हद तक हो जाती हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। और कॉमनली ये देखा गया है कि एज एज एडवांसेस तो भूख लगनी कम होती है, डाइजेशन स्लो हो जाती है, और कब्जी की प्रॉब्लम वगैरह रहती है, एंड या एसिडिटी हो गई या फ्लैटुलेंस, डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स हर किस्म से सामने आती हैं। और दूसरा, एक दांत चूइंग की इनएडिक्वेसी, समटाइम्स यू हैव डेंचर्स और दांत ठीक नहीं होते, तो उसकी वजह से भी खाना ठीक से पचता नहीं है और आदमी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहती हैं। एज एन न्यूट्रिशन related issue, we can discuss how elderly people can still continue to enjoy healthy food without compromising on anything. And इसमें न्यूट्रिएंट डेंस फूड का एक कॉन्सेप्ट है जो ज़रूर समझना चाहिए। दैट मीन्स अगर जैसे कम भी खाएं लेकिन अच्छी क्वालिटी का खाएं तो इससे काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स इनकी सॉल्व हो जाती हैं। मेरा न्यूट्रिएंट डेंस से मतलब ये है कि कैलोरीज जो है वो इनकी रिक्वायरमेंट भी कम होती है, तो कैलोरीज कम में इनकी न्यूट्रिएंट पूर्ति करी जाए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये होल ग्रेन्स लें, साबुत मोटे अनाज, और इनको किसी भी फॉर्म में, खिचड़ी की फॉर्म में या दलिए के फॉर्म में, और इसी में आप काफ़ी और चीज़ें जैसे ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सीड्स को आप मिला सकते हैं। ब्रेकफास्ट सीरियल या दलिए के फॉर्म में बना सकते हैं। लाइक आई सेड, यू कैन मेक खिचड़ी आउट ऑफ देम, दाल वगैरह डाल के, सब्जियां डाल के, और एक ये पौष्टिक किस्म से एक मील बन जाता है। इसी तरह आटे में भी काफ़ी कुछ मिला के यू कैन ऐड ऑल द सीड्स, द पल्सेस या होल ग्रेन, एंड मेक अ कंप्लीट मील। इसको दही के साथ ले लें तो उसमें कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं है। चटनियाँ भी बन सकती हैं अच्छी अच्छी, बीज को पीस के, मेथी को बीज के पीस के, आंवले की चटनी, ये सब भी माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स एल्डरी में पूरी कर सकती हैं। पिकल्ड एंड प्रिजर्व फूड्स ऑल्सो हेल्प, एंड बट आई फाइंड जो फ्रेश फूड इनटेक है ये भी कमी काफ़ी कम हो जाता है। तो जूसेस हैं और अपनी एडिक्वेट फ्रेश फ्रूट्स का घर पे होना ये इंश्योर ज़रूर करें। और अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो ओल्ड एज एक्चुअली कैन बिकम समथिंग विच वन कैन लुक फॉरवर्ड टू। एक बहुत अच्छी और क्विक पौष्टिक खिचड़ी की रेसिपी आपको बताएंगे। जो आमतौर पर हम खिचड़ी बनाते हैं चावल और दाल से, लेकिन खिचड़ी अलग अलग ग्रेन से बन जाती है। और इसमें अगर आप ब्राउन राइस, जो अनपॉलिश्ड राइस है, उसका इस्तेमाल करें, दलिया, बाजरा, ज्वार और रागी, और जैसे एमरंथ जिसको चुलाई बोलते हैं, ये सब मिक्स कर लें या कभी कभी किसी को करें। इसके साथ साथ दालों का कोई भी छिलके वाली दाल हो मिला के, सारी सीजनल सब्जियां जो आपको अच्छी लगती हैं वो उसमें मिलाएं। और अच्छी लगने से अलावा कोशिश ये करें कि अलग अलग रंग की सब्जियां इस्तेमाल करी जाएं। इसमें आप अपने बीज जो मैं बता रही थी आपको, अलसी के बीज और सूरजमुखी के बीज, कोई भी बीज जो आपके पास हैं, तिल के बीज, ये मिला के आप एक बहुत अच्छी खिचड़ी बना के इसको पका के ले सकते हैं दही के साथ, या इसको आप हरी चटनी के साथ, या कोई भी फ्रेश टमाटर की प्रिपरेशन बना के
you can serve it. उम्र आने पर न जाने कौन कौन सी बीमारियां घेर लेती हैं, बार बार डॉक्टर के चक्कर, ढेरों दवाइयां। ओह, अरे क्यों ना आजमा कर देखा जाए एक्यूप्रेशर। 60 साल की जिंदगी के बाद कुछ ऐसा लगने लग जाता है कि शरीर में यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, कई और परेशानियां भी सामने आने लग जाती हैं और दवाइयों का एक जमघट भी लग सकता है। ये मेरे पेट के लिए, ये मेरी कमर के लिए, ये मेरी टांग के लिए। लेकिन अगर आपको एक्यूप्रेशर के बारे में अंदाज़ा हो तो शायद आपकी तकलीफ़ें कुछ कम हो जाएंगी, ज़िंदगी थोड़ी आनंदमय भी बन जाएगी। उसके लिए आपको कोई ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 5 मिनट सुबह और शाम। आपको मैं एक्यूप्रेशर के बारे में थोड़ा सा ये बता दूं कि आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अगर इम्प्रूव्ड है या इम्प्रूव कर दिया जाए तो आपकी तकलीफें अपने आप कम होने लग जाएंगी, क्योंकि शरीर के सारे पार्ट्स को, सारे सेल्स को, सारे ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन मिलना शुरू हो जाएगा। पूरी ब्लड सप्लाई मिलेगी, ऑक्सीजन एनर्जी मिलेगी। ये आपके हाथ में सारे पॉइंट्स होते हैं जिनसे आप पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपने एक्यूप्रेशर के प्लेट के बारे में सुना हो या देखा हो तो आप उस एक्यूप्रेशर प्लेट के ऊपर हाथ से कम 60 बार एक हाथ से और 60 बार दूसरे हाथ से ऐसे 3 राउंड्स 60 60 60 60 60 60 180 इस बार हाथ से और 180 इस हाथ से आप प्रेशर दीजिए। उसके बाद में आप प्लेट को नीचे रख दीजिए और उसके ऊपर एक पांव से 60 बार एक पांव से और 60 बार दूसरे पांव से, वही 3 बार मतलब 180 बार दीजिए सुबह और शाम। आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। कंधे के लिए आप कंधे पे एक हाथ रखिए और इसको आप 40-50 बार हिला दीजिए, फिर दूसरे कंधे पे हाथ रखिए, फिर 40 बार हिला दीजिए, तो आपके कंधे भी एक्टिव हो जाएंगे। कमर के लिए, जो कि आपकी बॉडी का मेन स्ट्रेंथ है, उसके लिए आप दोनों हाथ कमर के ऊपर इस ढंग से आप रख के और आप इसको भी एक्टिवेट करेंगे। फाइनली आपके पाँव के जो टखने होते हैं, एंकल्स होते हैं, उनको भी आप एक्टिवेट करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी और इससे आपको खुद राहत महसूस होगी। आप एक बार ट्राई करके देखिए। दांत में कई बार दर्द होना शुरू हो जाता है और फिर ये सोचने पड़ता है कि अब दांतों के डॉक्टर को दिखाया जाए। लेकिन अगर आपके लेफ्ट साइड के 8 ऊपर के और 8 नीचे के दांतों में दर्द हो रहा है तो आप कुछ मत कीजिए, बस उंगलियों को दबा के रखिए नखून से। एक बार इसको दबाइए, गिनती करिए 40 की, फिर दूसरे को दबाइए, फिर तीसरे को दबाइए, फिर चौथे को दबाइए। जब तक आप ये दबा के हटेंगे आपको मालूम पड़ेगा कि आपके दांत का दर्द ही कम हो गया। इसी प्रकार से अगर इस साइड में हो तो आप राइट हैंड के उंगलियों को दबा लीजिए। अगर कान में दर्द हो रहा है उसका ही बड़ा सिंपल इलाज है। जिस कान में दर्द हो रहा है आप उसके वहां पे ईयर लोब के पास एक उंगली आगे रखिए और एक उंगली पीछे रखिए और इसको हॉरिजॉन्टली हिलाइए 40 बार। तो जो कान में दर्द हो रहा है उसमें फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। वरना हार्ड ऑफ हियरिंग या ऊंचा सुनने की तकलीफ कई लोगों को हो जाती है, पर इससे कानों में जो एक गुनगुन की आवाज आती है उसमें भी आराम मिलना शुरू हो जाता है। देखिए, आप दवा ले रहे हैं, बेशक आप लेते रहिए, इसको भी एक बार ट्राई करके देखिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इसमें आराम महसूस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी तक मैं काफ़ी लोगों को बता चुका हूं और सब लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा हुआ है, तो आप लोगों को क्यों नहीं फ़ायदा होगा। फाइनली आपको एक पॉइंट और बता दें जो कि आपके सीधे हाथ में होता है। इस सीधे हाथ में आप ये पॉइंट है जहां पे आप अपनी उंगली को थोड़ा सा रखिए और 50 बार हिला दीजिए। उससे आपकी बॉडी में जो रिजर्व एनर्जी होती है वो रिलीज होने लगती है और आपको एकदम से ऐसा फील होगा कि जैसे कि आप दौड़ने लायक बन गए हैं, मतलब आप में एनर्जी एकदम से बढ़ गई है। अगर आप फीवरिश भी महसूस कर रहे हो और आपने इस पॉइंट को दबा दिया तो आपको एकदम से आप रिलैक्स फील करने लग जाएंगे, जैसे कि आपने कोई गोली खा ली होता, बुखार की या दर्द की। आप इन पॉइंट्स को ट्राई करके देखिए और आपको इसके अंदर जरूर आपको आराम मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा। उम्र कुछ भी हो लेकिन खूबसूरत लगने की ख्वाहिश कभी कम नहीं होती। और क्यों हो भाई, इट इज अवर राइट टू लुक ब्यूटीफुल।
तो आइए देखते हैं कि आज हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट हमें क्या सलाह दे रही हैं। बहुत सारे लोग जैसे ही अपने एटमॉस्फेयर से निकल के बाहर जाते हैं, एक हफ्ता भी बाहर लगा के आएंगे, आपका फेस सारा टैन हो जाता है। प्लस आप बाहर धूप में निकलते हैं, आप कोई प्रोटेक्टर यूज़ नहीं करते, फिर आपका स्किन टैनिंग हो जाता है। उस टैन को रिमूव करने के लिए सबसे पहले आप एक अच्छा सा क्लिनजर बनाएंगे, जिसके अंदर आप दही ले लीजिए, नींबू का रस मिला के, और उसका आप उसमें थोड़ा सा एक चुटकी नमक डालिए। नमक डालने के बाद इट्स अ वेरी गुड क्लेंजर। देन उसके बाद आपको एक स्क्रब बनाना है। स्क्रब के अंदर आप चावल, सूजी और खसखस और चिरौंजी, ये चारों को आप बराबर मात्रा में लेंगी, जिसमें से चावल को आप सूजी के दाने की जितना बारीक करेगी, सूजी को एज इट इज़ रहने देंगे, एंड प्लस खसखस को भी थोड़ा सा बारीक करेंगे, और इसके सबके साथ बारीक करते हुए इसमें चिरौंजी आप मिक्स करेंगी। ये आपका एक स्क्रब बन गया। आप इसको अपने फेस के ऊपर 15 मिनट तक लगा के रखिए, और उसके बाद इसको धीरे धीरे स्क्रब करके आप इसको धो डालिए। और इसके बाद आप इसमें फेस के ऊपर आप इसमें एक पैक लगाइए, जिसके अंदर हल्की चम्मच चोकर, 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच जौ का आटा, तीनों चीज़ों को आप दूध में मिक्स करके मिलाइए और अपने फेस के ऊपर 15 से 20 मिनट तक रखिए। उसके बाद जब ये सूख जाएगा, इसको धीरे धीरे रब करते हुए आप जिस एरिया में ज़्यादा टैन है वहाँ पे आपने इसको हल्का हल्का रब करते हुए छुड़ा देना है। और तीसरी जो हमारी मेजर प्रॉब्लम है, दैट इज प्रीमेच्योर रिंकल्स। उम्र से पहले आपके फेस के ऊपर जो है रिंकल्स आ जाते हैं। इनको क्योर करने के लिए आपको बेसिकली स्ट्रेचनिंग मसाज की ज़रूरत होती है। जितना आप अपने फेस के ऊपर स्ट्रेचनिंग मसाज करेंगे, उतने आप अपने रिंकल्स को दूर भगा सकते हैं। ज़्यादातर हमारे रिंकल्स जो है वो फाइन लाइन के ऊपर आते हैं, रोज चीज के ऊपर आते हैं, एंड फोरहेड के ऊपर आते हैं। तो जब भी आप मसाज करें, आप कोशिश करें कि आप अपनी मसाज घर पे ही करें, और घर पे करने के लिए आप मसाज कोई भी अच्छी नरिशमेंट क्रीम लेके, दूध, दही, मलाई, अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, आप अपने मसाज के स्ट्रोक्स में जिस एरिया में आपको ज़्यादा रिंकल्स हैं, उस स्ट्रोक्स को आप इस तरह से डिवाइड करिए। जितनी फाइन लाइन्स हैं उनको अपवर्ड स्ट्रोक्स के अंदर धीरे धीरे आप ऊपर लेके जाइए। जितने क्लोज पीस हैं, टेंशन पॉइंट्स हैं, उसको आप एसएन8 बनाइए, 8 का फिगर बनाइए, और उसके बाद आप धीरे धीरे फोरहेड के ऊपर आइए। फोरहेड को हमेशा अपलिफ्टिंग की तरफ मूव करेंगे, एंड उसके बाद साइड में मूव करके जहाँ फिनिश करेंगे, दिस इज द टेंशन पॉइंट। टेंशन पॉइंट के बाद रिंकल्स को पूरा रोटेट करते हुए आप नीचे लेके आइए, एंड देन इसको कान के पीछे आप खत्म करेंगे। जहाँ पे आप इसको छोड़ के रेस्ट करके छोड़ देंगे, वहीं पे आपके फैट सेल्स जो है डिपॉजिट हो जाएंगे। इसीलिए आपको फैट सेल डिपॉजिट नहीं करते हुए आपने उसको अच्छी तरह मसाज करनी है। मसाज के बाद आपने कान के पीछे लाके उसको टेंशन पॉइंट पे ड्रेन करना है। ये 2-3 तरीके से आप अगर मसाज करेंगे, तो आपको कभी भी फेस के ऊपर रिंकल्स की प्रॉब्लम या जो भी आप प्री मैच्योर एजिंग की आपको प्रॉब्लम देखने में आती है, वो देखने में आपको नहीं रहेगी। इसके लिए प्री मैच्योर एजिंग के लिए क्रीम, आप कोई भी अच्छी नरिशमेंट क्रीम या विटामिन ई ऑयल से भी मसाज कर सकती हैं, ऑलिव ऑयल से मसाज कर सकती हैं। और उसके बाद आप इसमें एक अच्छा सा फेस पैक बना के लगाइए, जिसके अंदर आप स्पीकर का गोंद इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि हमारे स्किन को हमारा इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो ख़त्म हो जाती है, उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग इसके ऊपर कोई ऐसा स्ट्रेचनिंग मास्क लगाएंगे जिससे हमारी स्किन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेच हो जाएगी। और उसके लिए सबसे आप स्पीकर का गोंद लीजिए। स्पीकर की गोंद को ओवरनाइट आप सोक करिए। जब उसका एक पेस्ट सा बन जाएगा, उसको हल्का सा बॉयल करिए। उस पेस्ट के अंदर थोड़ा सा आप मिल्क पाउडर मिलाइए, बेबी मिल्क पाउडर या दूसरा कोई भी ड्राई मिल्क पाउडर आप मिक्स कर सकते हैं। और उसके बाद उसमें हल्का सा आटा, नॉर्मल आटा जो आप लोग घर में यूज़ कर सकते हैं, उसको मिला के अच्छी तरह से उसको फेंट लीजिए। उसका एक पेस्ट बन जाएगा, और वो पेस्ट आप कम से कम 20 से 25 मिनट तक अपने फेस पे लगा के रखिए। 25 मिनट के बाद वो सूख जाएगा। सूखने के बाद अपनी फिंगर्स को दूध में डिप करिए, और दूध में डिप करके उसको दोबारा से गीला करके और धीरे धीरे रोटेट करते हुए आप उसको छुड़ा सकती हैं। कभी भी आपने अपने हाथ का प्रेशर है जो वो बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, और जिस एरिया में आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम है, अपवर्ड्स करते हुए आपने फेस पैक को भी जो है वो अपवर्ड्स करते हुए आपने रिमूव करना है। कभी भी आपने कोई भी स्ट्रोक जो है वो डाउनवर्ड्स नहीं लेना, हमेशा अपवर्ड्स। और जब भी आप किसी चीज़ की ड्रेनेज करेंगे फैट सेल्स की, तब आप अपना स्ट्रोक डाउनवर्ड्स लेंगे। तो इस तरह से हम जो अपने रिंकल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। सच कहूँ, ये सब बातें सुनकर मुझे लगता है कि मेरा बुढ़ापा तो बहुत सेफ है, क्योंकि मैंने नोट्स बनाने शुरू कर दिए हैं। ये काम आपने भी शुरू कर दिया है ना? वैसे दिल तो नहीं चाह रहा कि मैं जाऊं, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। तो इस वादे के साथ कि आपसे फिर मुलाकात करेंगे।